लेकर के आने का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद इस आधार पर आए कि वहां पर कोई ना कोई भाषा सेम हो, धर्म सेम हो, कोई जाति सेम हो, कोई ना कुछ सेम होगा, कॉमन एलिमेंट होगा, तभी इंडिया टुडे इट्स अ नेशन। और इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आते, ब्रिटिशर्स इंडिया को कॉलोनाइज नहीं करते, तो शायद इंडिया हो एग्जिस्ट भी नहीं करता। कि हमारी जो प्रेस थी, हमारी जो राइटिंग्स थी, और जो वेस्टर्नाइज्ड जो प्रेस का जो मॉडल था, वो जो इंडिया में आया, उसी से ही तो लोगों में विचारों का आदान प्रदान हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी और सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों 1945 से 1947 तक व्हेन इंडियंस वर गेटिंग वेरी असर्टिव फॉर अ सेपरेट नेशन, कि हम लोग अपना एक खुद का राष्ट्र बनाएंगे, भारत राष्ट्र है और आप अपना बोरी बिस्तर पैक करके जाइए यहाँ से। तो उस टाइम पे बहुत सारे जो यूरोपियंस, इनफैक्ट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, और छोड़िए ब्रिटिश ऑफिशियल्स के बारे में, द पीएम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन उस टाइम पे थे विंस्टन चर्चिल, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में भी ग्रेट ब्रिटेन का नेतृत्व किया और जीत भी हासिल की। वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने जो एक्सेस पावर थी उनको हराया। हराने के बाद जब डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ और इंडिया को आज़ादी देने की बात हुई, तो उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ओके, वी आर रेडी टू प्रोवाइड फ्रीडम और वी आर रेडी टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंस टू इंडिया, और भारत अपना एक खुद का राष्ट्र बना सकता है, बट भारत अपना राष्ट्र किस बेसिस पर बनाएगा, राष्ट्रवाद किस बेसिस पर होगा। भारत जो राष्ट्र बनेगा उसमें राष्ट्रवाद का बेसिस भाषा होगी क्या, लैंग्वेज होगी क्या, रिलीजन होगा क्या, कास्ट होगा क्या, कल्चर होगा क्या, सोसाइटी होगी क्या, क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप अगर ये बोलते हैं कि हम एक भारत राष्ट्र बनाएंगे भाषा के आधार पर, तो इंडिया में तो देखिए कितनी भाषा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पर और उसके बाद में भी आप देखेंगे तो यूरोप में सबसे पहले स्टार्ट हुआ वो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट। और यूरोप में जो अलग अलग जो देश बने, जैसे फ्रांस बना फ्रेंच लैंग्वेज के आधार पर, इटली बना इटालियन लैंग्वेज के आधार पर, स्पेन बना स्पेनिश, और ऐसे करके जो यूरोपियन जो नेशनलिज्म है वो भाषा के आधार पर विकसित हुआ। और अलग अलग जो राज्य थे वो भाषा के आधार पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो सभी इवोल्व हुए और वो सभी बने। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि आप एक राष्ट्र तो बना लिए, लेकिन उसका बेसिस क्या होगा, आपके राष्ट्रवाद का बेसिस क्या होगा। क्योंकि भारत में कोई एक भाषा प्रमुख नहीं है, क्योंकि भारत में कोई एक धर्म प्रमुख नहीं है, क्योंकि भारत में कोई एक लहजा प्रमुख नहीं है, एक कल्चर, भारत का खुद का एक कल्चर, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारत में जो कल्चर है वो कंपोजिट कल्चर है। तो अगर आप एक राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे, देन हमें नहीं पता कि वो कितने टाइम तक सर्वाइव करेगा। हो सकता है कि वो आज़ादी मिले तो कुछ सालों तक ही, विद इन 10 to 15 ईयर्स वो कोलैप्स कर जाए। तो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ द विंस्टन चर्चिल। 1945 में उन्होंने इंडिया की आज़ादी, इंडिया को आज़ादी देने से पहले ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि भारत में जो राष्ट्रवाद होगा उसका आधार तो बताइए आप। और अगर कोई पुख्ता आधार नहीं है तो ये लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो दिस वाज द स्टेटमेंट। लेकिन उसके बाद देखिए, भारत नॉट जस्ट, इंडिया नॉट जस्ट सर्वाइव्ड, बट वी आर स्टिल थ्राइविंग, है ना, वी आर स्टिल ग्रोविंग। और जो वेस्टर्न जो पावर्स हैं, इनफैक्ट हमारा जो जीडीपी आज के दिन ग्रेट ब्रिटेन से ज़्यादा है। आप मिलिट्री वाइज ले लीजिए, आप इकोनॉमी वाइज ले लीजिए, मैक्सिमम जो यूरोपियन जो ताकतें हैं और जो यूरोपियन पावर्स हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर है भारत आज के दिन। सो इनफैक्ट आई मस्ट से कि हमने ग्रेट ब्रिटेन के जो थिंकर्स थे उस टाइम पे, जो उनके राजनीतिज्ञ थे, उन सबको गलत साबित किया हमने। ओके, नाउ इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द राइज ऑफ द नेशनलिज्म, कि हम सभी में एक फीलिंग है ना, दैट इज रिलेटेड टू द नेशनलिज्म, मतलब भारत का जो राष्ट्रवाद है उससे संबंधित हम सब में एक फीलिंग है कि वी हैव अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टुवर्ड्स अवर कंट्री। भैया जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, सभी के मन में एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है ना भारत को लेकर के, दैट वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। तो ये जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है ये सभी भारतीय में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कैसे डेवलप हुआ, इसका आधार क्या रहा। तो भारत में जो आधार रहा नेशनलिज्म का, क्या वो भाषा रहा केवल? अगर वो भाषा नहीं था तो और क्या आधार रहा? क्या केवल धर्म आधार था? अगर धर्म आधार नहीं था तो क्या आधार बना? अगर भारत के कल्चर को देखें तो क्या भारत का कल्चर आधार बना क्या भारत के राष्ट्रवाद का?
तो हम बोलेंगे कि नहीं, भारत में जो कल्चर है वो कोई एक कल्चर नहीं है। इनफैक्ट वी मस्ट से कि भारत का जो कल्चर उसको हम एक कंपोजिट कल्चर बोलते हैं। ओके, और भारत के बारे में ये भी बोलते हैं आज के दिन भी दैट वी आर स्टिल अ नेशन इन बिल्डिंग। तो आज के सेशन में हम लोग इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे एंड आई मस्ट से कि आप सेशन में एंड तक रुकिएगा, आपको मजा आएगा आज के सेशन में एंड आपको बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा भारतीय राष्ट्रवाद को लेकर के। सो चलिए सेशन में हम लोग आगे चलते हैं। नाउ बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि आप राष्ट्र भारत द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया, इस टॉपिक को आप तभी अच्छे से समझ सकते हैं जब आप इसको इतिहास में जाकर के यूरोप में द राइज ऑफ द नेशन स्टेट, द राइज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट, अगर उससे कनेक्ट करके अगर आप इसको देखेंगे और उससे पैरेलल समानांतर अगर आप इसको देखेंगे तभी आप इसको अच्छे समझ पाएंगे। देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द और द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। अदरवाइज आप क्या होगा, आप चीजों को साइलोज में पढ़ेंगे, आप होलसम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ नहीं पढ़ पाएंगे। और जब इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ नहीं पढ़ते हैं तो चीजें अच्छे से समझ में नहीं आती है। हम क्या करते हैं, फिर चीजों को मगअप करने की कोशिश करते हैं। नाउ देखिए, एक और उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे एक और डिबेट है रिलेटेड टू द नेशनलिज्म कि आज के दिन जो भारत एक देश है और ये ग्रोइंग फेज में है, इनफैक्ट एक मुख्य शक्ति के रूप में उभर रहा है, एक प्रमुख शक्ति के रूप में आज के दिन विश्व में पहचान भारत अपनी बना रहा है। भले ही वो आर्थिक शक्ति हो, भले ही वो सैन्य शक्ति हो, कोई भी शक्ति हो, और वर्ल्ड के इनफैक्ट ग्लोबल साउथ का तो इंडिया लीडर भी है। तो ये जो द राइज ऑफ द इंडिया, कुछ हिस्टोरियन और जो कुछ ब्रिटिशर्स, इनफैक्ट द यूरोपियन हिस्टोरियन जो पहले भी रहे, उनका ये मानना है कि इंडिया टुडे इट्स अ नेशन और इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आते, ब्रिटिशर्स इंडिया को कॉलोनाइज नहीं करते, तो शायद इंडिया एग्जिस्ट भी नहीं करता। बिकॉज इंडिया का जो नेशनलिज्म है दैट इज नथिंग बट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, इंडिया को ऑक्युपाई किया, उसके रिएक्शन के अगेंस्ट देयर वाज द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। सो आज जो भारत है वो ऐसा भारत का स्वरूप नहीं होता, एक यूनाइटेड इंडिया का स्वरूप नहीं होता, यूनाइटेड इंडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता अगर ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आते। क्या हम बोल सकते हैं क्या दैट इंडिया इट इज अ नेशन बट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश एफर्ट्स? क्या बिल्कुल सही है क्या? क्योंकि ऐसा जो व्यू पॉइंट है बहुत सारे हिस्टोरियंस में है, जैसे पीजे मार्शल, उनका भी ये विचार है। रेजिनल्ड कपलैन जिन्होंने 1945 में एक बुक लिखी, उस टाइम पर जो भारत का जो संविधान है उससे संबंधित जो वाद विवाद दोनों पक्ष, जो भारत में भी जो दो पक्ष थे, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसका इन्वॉल्वमेंट, सो इन सबसे रिलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, वो जब चल रहा था तो उस टाइम पर उन्होंने एक बुक लिखी थी भारत के जो संविधान से संबंधित कि द स्ट्रगल आई थिंक द स्ट्रगल फॉर द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी करके कुछ बुक थी। आई एम स्टिल नॉट रिमेंबरिंग द एग्जैक्ट नेम ऑफ द बुक। तो उन्होंने उसमें ये लिखा कि आप जिस चीज के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं ना, कि अपना खुद का संविधान, और आप जो बात कर रहे हैं, दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश एफर्ट्स। आपको थैंक बोलना चाहिए ब्रिटिशर्स को। सो क्या ये व्यू पॉइंट सही है क्या? हम लोग इस चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। बट बिफोर दीज थिंग्स, इन दोनों विचारों के बारे में डिस्कस करने से पहले और निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले, वी नीड टू टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन और द राइज ऑफ द नेशन स्टेट। और इसके लिए हमें सबसे पहले यूरोपीय इतिहास को खंगालना पड़ेगा। यूरोपीय इतिहास में सामंतवादी दौर में जाना पड़ेगा, लगभग 15th सेंचुरी तक पहुंचना पड़ेगा। फ्यूडलिज्म को देखना पड़ेगा, वहां से द राइज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन उसको देखना पड़ेगा। और जो ये कॉन्सेप्ट है उसको फिर जब हम इंडियन नेशनलिज्म से कनेक्ट करेंगे तभी हमें पूरी की पूरी पिक्चर, एक होलिस्टिक पिक्चर समझ में आएगी। अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ दिस सेशन। सो चलिए हम लोग सेशन में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले नाउ आप देखिए, आज से आप लगभग 800, 900, 1000 साल, इनफैक्ट 2000 साल पहले जाकर के, पूर्व में जाकर के अगर देखते हैं भारतीय इतिहास में, इनफैक्ट आप वर्ल्ड इतिहास में जाकर के देखेंगे तो आज के दिन जो स्वरूप है, आज के दिन अलग अलग नेशंस हैं। क्या इस प्रकार से नेशन स्टेट्स थे क्या? नहीं, ऐसा कोई नेशन स्टेट थे ही नहीं। तो ये जो नेशन स्टेट्स ये एमर्ज हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये किस प्रकार से हुए? एक दिन में तो अचानक हुए नहीं है, ओवरनाइट तो हुए नहीं है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका कैसे डेवलपमेंट हुआ, एक बार के लिए देखना पड़ेगा। देखिए, जो नेशन स्टेट्स हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट इट फर्स्ट एमर्ज्ड इन द यूरोप। और यूरोप में जब सामंतवादी जो संरचना थी,
द फ्यूडलिज्म, जब उसका वो जो ढांचा था वो कोलैप्स और वो टूटना स्टार्ट हुआ, वो क्यों टूटा, उसका अपने आर्थिक और सामाजिक उसके अपने कुछ कारण थे। उसके बारे में अगर कभी चर्चा करेंगे तो बाद में चर्चा करेंगे, सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। तो लगभग 1500 सेंचुरी के 15 सेंचुरी के दौरान जब ये जो फ्यूडलिज्म था, ये सामंतवादी जो ढांचा था उसमें यूरोप में, जब ये टूटना स्टार्ट हुआ तो इसकी कब्र से ही जो जन्मा वो था दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट। और देखिए अब ये फ्यूडलिज्म क्या था, थोड़ा सा एक बार देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए जब आप 15 सेंचुरी में जाकर के यूरोप का जो ढांचा है, राज्य जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, मतलब जो सरकार थी वो किस प्रकार से थी। किंग सबसे ऊपर थे, ओके, उनके नीचे जस्ट उनके कुछ प्रमुख जो लॉर्ड्स थे, मतलब जो उनके प्रमुख, आज के दिन आप लगा लीजिए उनके प्रमुख जो मिनिस्टर्स थे, उनके रिलेशन में या फिर उनके सगे संबंधियों में, यार दोस्तों में, या जो उनके प्रमुख लॉर्ड्स थे, पावरफुल चीफ्स थे, वो थे। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे, उसके बाद जो नेक्स्ट पावर हायरार्की में थे, मतलब हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, वो थे उनसे जस्ट नीचे कुछ लॉर्ड्स थे। मतलब आप देखिए आज के दिन पीएम के नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स के नीचे इंडिपेंडेंट चार्ज, तो इस तरीके से लगा लीजिए आप इंडिपेंडेंट चार्ज, तो मतलब लेसर लॉर्ड्स, उनके नीचे नाइट्स, है ना, जो सेना को संभालते थे, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे, और उनके नीचे आम जनता और आम जन समुदाय आता था। आप और मैं, हम सब यहां पर थे, दैट इज द पीजेंट्स। सो दिस वाज द पॉलिटिकल सेटअप, दिस वाज द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी। नाउ आर्थिक और सामाजिक कारणों से जब ये जो ढांचा है ये टूटने लगा, और नीचे के जो वर्ग हैं, जो पीजेंट जो वर्ग हैं, उन्होंने इस संरचना के खिलाफ अपनी आवाज उठानी स्टार्ट करी, क्योंकि इसके अलग से कारण थे, आर्थिक और सामाजिक इसके अलग से कारण थे, उनको कभी बाद में डिस्कस करेंगे, टाइम समय मिला तो ये जो संरचना थी ये टूटनी स्टार्ट हुई। ये संरचना टूट करके नेशन स्टेट में तब वो हो गई, ट्रांसफॉर्म हो गई, तब्दील हो गई। अब ये संरचना टूटी कैसे, जो किंग का जो कॉन्सेप्ट है वो, मतलब एक बड़ा किंग, फिर उनके नीचे जो फ्यूडल लॉर्ड्स आएंगे, सामंती जो उनके जो लॉर्ड्स होंगे वो, तो इसका मतलब ये जो बड़े किंग थे ये हटके जो मेन जो उनके सेकंड लाइन में जो थे, उन्होंने अलग से एक नेशन बनाना स्टार्ट कर दिया। मतलब अपना जो उनका जो एरिया था, जैसे मान लीजिए दिस वाज अ बिग टेरिटरी और इसका एक बड़ा राजा था, इस बड़े राजा के पास इसके जो प्रमुख जो सामंत थे, मान लीजिए इनके पास 4 एरिया थे बड़े बड़े, इन 4 एरिया में इस एक बड़े राजा के 4 सामंत थे, 1 2 3 4, मतलब 4 उनके अंडर उनके 4 भुजाएं थी, आप लगा लीजिए। सो ये जो 4 भुजाएं थी, इन्होंने अपने अलग से एक देश का निर्माण कर लिया कि दिस इज नेशन 1, दिस इज नेशन 2, दिस इज नेशन 3, दिस इज नेशन 4, और अपनी बाउंड्री डिमार्केट कर ली, और सबने बैठ करके यूरोप में एक संधि की, दैट इज द वेस्टफीलिया ट्रीटी 1648, और उसके बाद से दे एक्सेप्टेड द नेशन स्टेट। और जब उन्होंने नेशन स्टेट एक्सेप्ट किया तो उस टाइम पे संरचना कैसी थी, आप सिर्फ किंग को हटा दीजिए और उसके बाद जो संरचना बची, इसको ही उन्होंने नेशन, मतलब दे ऑर्गेनाइज्ड, दे पैसिफाई, क्योंकि लोगों ने जब इस सामंतवादी ढांचे के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी तो उन्होंने इस वाले ढांचे को बदलने का प्रयास किया, लेकिन सेकंड जो टीयर था उन्होंने अपनी सत्ता और वर्चस्व नहीं छोड़ा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने एरिया में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट लेकर के आए आम पब्लिक में और आम जन समुदाय में, क्योंकि जैसे ही लोग आर्थिक और सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, आर्थिक विकास की बात करते हैं, और जो राजा है अगर वो प्रोवाइड ना कर पाए तो वो लोगों को भावुकता से या तो राष्ट्र से जोड़ेगा, या भाषा से जोड़ेगा, या एथनिसिटी से जोड़ेगा, किसी ना किसी से जोड़ करके उसमें गौरवता का अनुभव उनको महसूस करवाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि ये जो नीचे की तरफ जो थे पीजेंट्स प्लस मिडिल क्लास, इनको ये जो ग्रेटर लॉर्ड्स थे, इन्होंने अपना एक नेशन बना करके और वो ऊपर की तरफ बैठ गए, मतलब वो रूलर बन गए, और रूलर बनने के बाद इसी अप्रोक्सीमेट आप लगा लीजिए लोअर में इसी ढांचे को उन्होंने फॉलो किया। लेकिन अब ये जो ढांचा था ये थोड़ा सा बदले हुए स्वरूप में था। अब ये बदले हुए स्वरूप में कैसे, क्योंकि देखिए अगर आप इस इतने समय से इस वाले स्ट्रक्चर के तहत अगर आप लोगों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों का शोषण कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में तो आ जाएगा कि ये ढांचा पिछले इतने सालों से 500 700 800 सालों से लोगों का शोषण कर रहा है। तो लोग जब इस जो आम जन समुदाय है अगर इस ढांचे के खिलाफ आवाज उठाएंगे कि हमें भी आप क्यों नहीं ताकत में शेयर वो हिस्सा देते हैं, हमें भी आप क्यों नहीं ग्रेटर लॉर्ड्स और लेसर लॉर्ड हम क्यों नहीं बन सकते, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यहां से लोग ऊपर की तरफ जाएं,
ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये रिपब्लिक बने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम भी हायरार्की में ऊपर की तरफ जाएं? ऐसा ही हमेशा क्यों है कि राजा, उनका पुत्र, फिर राजा, फिर उनका पुत्र राजा, ग्रेटर लॉर्ड, उनके पुत्र, फिर ग्रेटर लॉर्ड, फिर उनके पुत्र ग्रेटर लॉर्ड? ऐसा ही क्यों है? तो इस ढांचे के खिलाफ जब आवाज उठाई, तो ये जो एरिस्टोक्रेसी है, जो ऊपर की तरफ है, जिनके पास सत्ता और पैसा है, इन्होंने इसका स्वरूप चेंज करके इसको बदल दिया। इसका स्वरूप कुछ कैसे चेंज किया? इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन, और उस नेशन के कॉन्सेप्ट के तहत उन्होंने एक संधि की, दैट इज द वेस्टफीलिया ट्रीटी 1648। सबसे पहले जो यूरोप है उसमें लोगों को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ द आइडेंटिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द आइडेंटिटी। मतलब जैसे जर्मनी में रहने वाले लोगों को इकट्ठा किया जर्मन भाषा के आधार पर, स्पेन में रहने वाले लोगों को इकट्ठा किया स्पेनिश भाषा के आधार पर। और ये जो रूलर्स थे, इन्होंने किस प्रकार से जो राज्य व्यवस्था थी, मतलब जो स्टेट, जो सरकार का जो स्ट्रक्चर था, वो किस प्रकार से बनाया कि रूलर ऊपर ही थे, ओके। फिर उसके बाद जो सेकंड जो पावर होल्डर्स जो थे, वो चर्च भी था उसमें एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पावर होल्डर, और उसी के साथ साथ एरिस्टोक्रेसी, ओके, ट्रेडिशनल एरिस्टोक्रेसी। सो ये जो तीन थे, ये मेन पावर सत्ता होल्डर थे ये। और आम जन समुदाय वो था नीचे के नीचे, उसमें कोई तकलीफ, वो बदलाव था ही नहीं। बस ये जो आम जन समुदाय है, ये पैसिफाई किया गया, इसको शांत किया गया, इसको शांत किया गया आराम से। इसको शांत कैसे बैठाया गया कि इनको गौरवान्वित महसूस कराया गया, किस चीज से? इनकी आइडेंटिटी से इनको अटैच करके। और वहां से जो है सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशन स्टेट वो एमर्ज होना स्टार्ट हुआ। और उसके बाद जब अलग अलग जो यहाँ के जो लॉर्ड्स हैं, मैंने आपको बताया ना, पहले एक राजा थे, फिर उनके जो 4 अलग अलग जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, इन्होंने अलग अलग से अपने नेशन स्टेट बनाए। और नेशन लोगों को किस आधार पर इन्होंने इकट्ठा किया? भाषा के आधार पर इन्होंने यूरोप में इकट्ठा सबसे पहले करना स्टार्ट किया। फिर जितने भी जो रूलर थे वो सारे बैठने के बाद उन्होंने एक संधि की, दैट इज द वेस्टफीलिया ट्रीटी 1648। दे एक्सेप्टेड द नेशन स्टेट। मतलब ये जितने भी जो लॉर्ड्स थे, इन्होंने कहा कि ठीक है, ये आपका क्षेत्र हो गया, टेरिटरी डिमार्केट कर ली, ओके, ये आपका क्षेत्र हो गया, टेरिटरी डिमार्केट कर ली, ये आपके सिटीजन इस टेरिटरी में, ये आपके सिटीजन इस टेरिटरी में, और आपके और इन दो स्टेट के संबंध रूलर टू रूलर डिसाइड होगा अब संबंध, ओके। रूलर टू सिटीजन भी नहीं, रूलर टू रूलर डिसाइड होगा जो संबंध होगा। सो दिस वाज द वेस्टफीलिया ट्रीटी ऑफ द 1648 व्हिच एक्सेप्टेड द नेशन स्टेट। पर मुझे आप एक बात बताइएगा, जो निचला जो वर्ग है, दैट इज द पीजेंट, दैट इज द मिडिल क्लास, ये जो है पीजेंट, ये जो पीजेंट वर्ग है, यहां पर जो लोअर वर्ग है, क्या इसको सत्ता में भागीदारी मिली? क्या नहीं। इसने सत्ता में भागीदारी के लिए ही इस सामंती ढांचे को अपोज किया था, अपने आर्थिक और सामाजिक कारणों से। क्या इसको कुछ मिला? क्या इसमें इसको मिला ना? क्या मिला? गौरव मिला, इसको गर्व मिला। किस पे? अपनी भाषा पे, भाषा के ऊपर इनको गौरवान्वित महसूस कराया गया। और उस आधार पर क्या बनाए गए? नेशन स्टेट्स बनाए गए। तो इसीलिए बोलते हैं कि द नेशनलिज्म 1648 से 1800 तक यूरोप का जो राष्ट्रवाद था, दैट वाज रूलर्स नेशनलिज्म। और देख लीजिएगा आप, इसी टाइम पर आप देखिए, इसके बाद जो रेवोल्यूशन हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसमें भी राजा थे भाई। फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले यूरोप में कौन थे? राजा थे। रशिया में कौन थे? राजा थे। जर्मनी में कौन? राजा थे। स्पेन में कौन? राजा। तो इसका मतलब वो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन्होंने अपना जो राजाशाही थी वो उसका एक रूप अलग दिया। और ये जो राष्ट्रवाद था, इसको बोला गया रूलर्स नेशनलिज्म। और यूरोप में जो ये रूलर्स नेशनलिज्म था, ये था 1648 से 1800 तक। ओके, नाउ अब आप सोचिए, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता, जैसे जैसे 1648 से समय बीतना स्टार्ट हुआ, लोग 17th सेंचुरी में आना स्टार्ट हुए, 1700s में आना स्टार्ट हुए। तो 1700s में विचारक, और एक सबसे प्रमुख विचारक रहे रूसो। उन्होंने कहा कि जो ये नेशन, जो स्टेट्स जो बने हुए हैं, इसमें सोवरेनिटी और जो विल है वो रूलर की है। मतलब जो राजा ऊपर बैठा है ना, उसकी विल है, उसकी सत्ता है। ये जनता की सत्ता नहीं है, जनता की विल नहीं है। द विल शुड बी ऑफ द पीपल। और उन्होंने स्टेटमेंट दिया क्या? द कॉमन विल, इट इज द सोवरेन विल। जो आम जन समुदाय की जो विल है ना, दैट शुड बी द सोवरेन विल। मतलब कि रूलर, जो अभी जो मेन रूलर है यहां पर, कोई ना कोई मिडिल क्लास या कोई ना कोई जनता से चुन करके यहां पर आकर के बैठना चाहिए। मतलब ये सिस्टम जो है रिपब्लिक होना चाहिए। द हाईएस्ट पोस्ट, और जो ये वाली पोस्ट है, दिस शुड बी ओपन टू इनफैक्ट टू द कॉमन पीपल, पीजेंट,
मिडिल क्लास, उनको भी सत्ता में भागीदारी दी जाए। सो ये जो विचार थे यूरोप में ये डेवलप होने स्टार्ट हुए, और ये थे रूसो। जैसे रूसो एक महान चिंतक थे 17वीं सेंचुरी में, और उनका नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट, इनफैक्ट गांधी जी भी इनके नेशनलिज्म से के कॉन्सेप्ट से बड़े प्रभावित थे। और उनका फेमस स्टेटमेंट क्या है? द कॉमन विल इट इज द सोवरेन विल। और आप देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, यस फ्रेंच रेवोल्यूशन का आधार वो भी आर्थिक आधार भी था उसका, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसमें क्या मुद्दा उठ करके आया भाई? लोगों ने जो रूलर की जो सत्ता उसको अपोज किया ना, लोगों ने कहा कि जो रूलर है आर्थिक कारणों से, क्योंकि उस टाइम पर आर्थिक जो प्रेशर था फ्रेंच सोसाइटी पर वो बहुत ज्यादा था। जो एरिस्टोक्रेसी थी, जिनके पास पावर थी, जिनके पास सत्ता थी, जिनके पास पैसा थी, देवर नॉट इन अ पोजीशन, और उस टाइम पर वो शेयर भी नहीं करना चाह रहे थे। देवर नॉट रेडी टू शेयर द पावर विद द मासेस। तो लोगों ने इस एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ, इस क्लर्जी के खिलाफ, राजाशाही के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये जो राष्ट्रवाद था, देयर वाज द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द रूलर्स नेशनलिज्म टू द राइज ऑफ द पीपल्स नेशनलिज्म। लोगों के राष्ट्रवाद बना। और ये कैसे स्टार्ट हुआ? फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो इसका मतलब क्या है कि जो नेशन कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट हुआ था यूरोप में फ्यूडलिज्म के कोलैप्स से, जो रूलर्स नेशनलिज्म, the feudalism concept, it transformed itself into the rulers nationalism. This rulers nationalism, it ultimately transformed into the people's nationalism in the Europe. और ये जो कॉन्सेप्ट था पीपल्स नेशनलिज्म का, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप जानते हैं उस टाइम तक 17वीं सेंचुरी तक आते आते आप देखिए 1757 में तो बैटल ऑफ प्लासी हो चुका था, 1764 बैटल ऑफ बक्सर हो चुका था। ओके, ऐसे ही फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये न्यू वर्ल्ड एंड द ओल्ड वर्ल्ड इनको कॉलोनाइज करना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। तो वो जो राष्ट्रवाद की धारा जो यूरोप में स्टार्ट हुई थी, वो राष्ट्रवाद की धारा कॉलोनीज में भी आनी स्टार्ट हुई। और फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर द अमेरिकन रेवोल्यूशन, एक कॉलोनी, देयर वाज द स्प्रेड ऑफ द नेशनलिज्म टू द कॉलोनी। और सबसे पहले अमेरिकन नेशनलिज्म ने अपने पैर कॉलोनी में जमाए सबसे पहले। एंड देयर वाज द राइज ऑफ द अमेरिकन नेशनलिज्म, और कॉलोनीज में सबसे पहले यहां पर हुआ अमेरिका में। और उसी के साथ साथ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 18वीं सेंचुरी, आई मस्ट से 1850s के 1820s के बाद से ही लगा लीजिए, ये जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये भारतीय जो समाज है उसमें भी परकोलेट करना स्टार्ट हुआ, उसमें भी आना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। तो इस प्रकार से देयर वाज द डेवलपमेंट ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। नाउ अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं। सो इन इंडिया दिस नेशनलिज्म, दिस emerged इन इंडिया एंड दिस एक्टेड एज अ सीमेंटिंग फोर्स, दिस एक्टेड एज अ सीमेंटिंग फोर्स। और ये जो नेशनलिज्म है जिसने लोगों को और समाज को जोड़ने का और सीमेंटिंग फोर्स का काम किया, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने राष्ट्रवाद की भावना को ताकत दी। लेकिन राष्ट्रवाद की हमारी जो भावना थी उसमें कुछ त्रुटियां भी थी, जिसके कारण देयर वाज द राइज ऑफ द कम्युनलिज्म, क्योंकि इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाए। अगर केवल और केवल पूरा जो जन समुदाय था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अगर उनमें केवल और केवल नेशनलिज्म की भावना होती तो भारत का शायद विभाजन नहीं होता। बट देयर वाज अ साइमल्टेनियसली देयर वाज अ राइज ऑफ द कम्युनलिज्म, ओविंग टू दैट भारत का फिर विभाजन हुआ। तो ऐसी नेशनलिज्म में क्या त्रुटियां हुई कि भारत का विभाजन हुआ, एंड देयर वाज अ राइज ऑफ द कम्युनलिज्म। सो इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। नाउ चलिए अब हम आगे चलते हैं सेशन में। नाउ बिफोर दैट लेट मी टेल यू अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनलिज्म। अब ये नेशनलिज्म है क्या? अगर हम देखें वैसे ही नॉर्मल, दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नेशनलिज्म। अगर हम राष्ट्रवाद को देखें तो राष्ट्रवाद क्या है? व्हेन द पीपल डेवलप अ कॉमन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, मतलब एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, वहां पर सिटीजन है, वहां पर राज्य व्यवस्था है, स्टेट है, और अपने कल्चर को लेकर के या सोसाइटी को लेकर के, समाज को लेकर के, लैंग्वेज को लेकर के, उसी के साथ साथ अगर रिलीजन को भी लेकर के, या ऑन द बेसिस ऑन एनी ऑफ द पैरामीटर, इफ अ पीपल दे डेवलप अ कॉमन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, उसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। जैसे भारत में फॉर एग्जांपल फॉर द होल ऑफ द इंडिया, अगर लोगों में भारत के कल्चर को लेकर के, भारत के समाज को लेकर के अगर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है तो हम उसको बोलते हैं द नेशनलिज्म इन इंडिया। नाउ ये जो नेशनलिज्म की धारा थी, ये भारत में कैसे उत्पन्न हुई, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। नाउ दोस्तों, जब हम इस चीज के बारे में बात करते हैं तो हम कुछ फैक्टर और कुछ कारकों के बारे में बात करते हैं, दैट व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच रिस्पांसिबल फॉर द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट देखते हैं द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे
तो उन्होंने आने के बाद दो विशेष वर्गों के ऊपर उनका बड़ा गहरा प्रभाव रहा, और उन दो विशेष वर्गों में थे, सबसे पहला जो विशेष वर्ग था वो था पीजेंट ट्राइबल्स एक साइड में, और दूसरा था मिडिल क्लास, और एक साइड था पीजेंट एंड ट्राइबल, और पीजेंट और ट्राइबल के ऊपर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट था उसका ब्रिटिश पॉलिसी का, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भले ही आप रेवेन्यू पॉलिसी देखिए, आप उनकी फ्री ट्रेड पॉलिसी देखिए, उसका बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट था। तो आप शुरुआत से देखेंगे थ्रू आउट द 1800, आप इनफैक्ट आई मस्ट से कि आप बैटल ऑफ बक्सर के बाद से देख लीजिए, कोई ना कोई रिवोल्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ जरूर थी। तो पीजेंट और ट्राइबल्स शुरुआत से ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, बट हम उसको ये नहीं बोल सकते कि यार वो जो नेशनलिज्म था वो आज की तरह जो राष्ट्रवाद की भावना है इसी मैच्योर्ड फॉर्म में था। हम बोल सकते हैं कि यस वो एक शुरुआती, वो छद्म, दैट वाज द फेंट फॉर्म ऑफ द नेशनलिज्म, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द नेशनलिज्म, मतलब वो एक बस बिल्कुल शुरुआत बोल सकते हैं वो, क्योंकि उस टाइम पर लोग भले ही एक ट्राइबल समाज इकट्ठा हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन हुआ ना, पीजेंट्स इकट्ठा हुए लेकिन हुए ना। तो ये जो रिवोल्ट्स थी 1857 की क्रांति से पहले अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, इन्होंने ही कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद का जो बीज है वो भारतीय समाज में स्पेशली इन द ट्राइबल्स एंड स्पेशली इन द पीजेंट्स उसको बोना स्टार्ट कर दिया था। ओके, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सो ये क्या लिखा हुआ, दैट इज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। सो इन द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग किस प्रकार से समझेंगे कि थ्रू आउट द, फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिएगा 1770 से 1850 तक देयर वाज फेंट बिगिनिंग ऑफ द नेशनलिज्म, मतलब नेशनलिज्म बिल्कुल छोटी धारा के रूप में और बिल्कुल स्मॉल छद्म जिसको नेशनलिज्म बोलेंगे वो डेवलप होना स्टार्ट हुआ। एंड दैट वाज, उसकी मैनिफेस्टेशन क्या थी, वो किस रूप में हमें दिखाई दे रहा था, दैट वाज क्लियरली विजिबल एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द ट्राइबल रिवोल्ट्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स जब सभी को दबाना स्टार्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ये देखिए ना, लोगों में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस डेवलप होनी स्टार्ट हुई ना, भले एक ट्राइबल एरिया में हो, पीजेंट्स में हो, किसी एक एरिया के में, लेकिन उन लोगों में एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक जुड़ाव की भावना तो डेवलप हुई ना, भले ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हुई हो लेकिन एक जुड़ाव की भावना डेवलप हुई। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है, द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें क्या है, दैट इज द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। एंड दिस नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल जस्ट आफ्टर, इनफैक्ट आई मस्ट से द बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के बाद से तो बिल्कुल, और 1770 के बाद से this negative impact of the British rule, this is leading to the development or the start of the nationalism, भले ही बिल्कुल छद्म रूप में, लेकिन वहां से बिगिनिंग हुई थी सबसे पहले नेशनलिज्म की। हम बोल सकते हैं इतिहासकार ऐसा जो है वो अनुमान लगाते हैं कि वहीं से ही, इनफैक्ट कॉलोनियल हिस्टोरियंस तो कभी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं, ये तो इंडियन हिस्टोरियन है जो उस बात को एक्सेप्ट करते हैं। एंड दैट इज ड्यू टू द नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल which ultimately resulted into the extreme suffering of all the section of the people and over the period of time। जब आप देखेंगे भैया 1857 की क्रांति देखिए ना, कहाँ किसी टाइम पर कहीं पर जो रिवोल्ट्स थी, सेंथल अपराइजिंग हो गई, उसी के साथ साथ कोल अपराइजिंग हो गई, उसी के साथ साथ गडकरी रिवोल्ट हो गई। सो ये जो छोटी छोटी जो रिवोल्ट्स जो थी, वेल्लोर म्यूटिनी हो गई, सो ये जो छोटी छोटी जो रिवोल्ट्स थी 1857 में ऐसा क्या हुआ कि एक रिवोल्ट दिल्ली में भी, लखनऊ में भी, कानपुर में भी, आप देखेंगे सेंट्रल इंडिया में भी, उसी के साथ साथ महाराष्ट्र कोल्हापुर के आसपास भी, ऐसा क्या हुआ अचानक, उसका कोई तो वो रहा होगा ना कारण। दो ब्रिटिश कॉलोनियल जो हिस्टोरियन है, ब्रिटिश हिस्टोरियन, कॉलोनियल हिस्टोरियन, उनका ये मानना है कि ये सिपाही म्यूटिनी थी, लेकिन अगर भारतीय इतिहासकारों ने भी बाद में इसके साथ अगर देखें तो इनफैक्ट आई मस्ट से आर.सी. मजुमदार हो गए, एस.एन. सेन हो गए, उन्होंने भी इसके साथ 1857 की क्रांति को कि दैट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ द नेशनल इंडिपेंडेंस, और क्या वो नेशनलिज्म के लिए, दैट वाज बिकॉज 1857 की क्रांति दैट वाज बिकॉज ऑफ द नेशनल कॉन्शियसनेस, नेशनलिज्म की कॉन्शियसनेस के कारण हुआ क्या। तो इसके साथ भी कहीं इस विचार के साथ भी उन्होंने, भारतीय इतिहासकार थे, वो न्याय नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए आप, देयर वाज अ कंस्टेंट ऑफ द रिकॉर्ड्स, क्योंकि जो इंडियन रेबल्स थे उन्हीं के रिकॉर्ड से तो पता चलेगा ना कि जो इस रिवोल्ट का एक्सटेंट कितना था, उसकी गहराई कितनी थी। लेकिन उनके जो रिकॉर्ड्स थे, पहले तो उन्होंने ही जो रेबल्स थे उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को जला दिया कि बाद में पकड़े ना जाए। बच्चे कुचे जो रिकॉर्ड थे उनको ब्रिटिशर्स ने जला दिया, और फिर अपना जो मूल्यांकन था ब्रिटिशर्स ने वो प्रेजेंट किया।
आज के दिन अगर कोई हिस्टोरियन 1857 की क्रांति को लेकर के अगर ये बोले कि उस टाइम पर 1857 की जो क्रांति थी, दैट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट वाज द फर्स्ट वॉइस ऑफ द नेशनलिज्म, कि वो राष्ट्रवाद के कारण ही था, तो वो तो कोई ना कोई रिकॉर्ड या किसी ना किसी सोर्स का अध्ययन करने के बाद ही तो निष्कर्ष पे आएगा ना। तो वो जो अध्ययन करेंगे वो कौन से, वो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स हैं। तो कहीं ना कहीं 1857 की जो क्रांति थी, हम ये बोल सकते हैं कि 1857 की क्रांति, दो वी आर नाउ एक्सेप्टिंग कि ये सिपाही म्यूटनी से कहीं थोड़ी सी ज्यादा थी, और जो मास रिवोल्ट है और जो नेशनलिज्म उससे थोड़ा सा कम था, बट स्टिल उस टाइम तक भी लोगों में, एटलीस्ट उत्तर भारत में, तो एक कलेक्टिव सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस थी। अच्छा, इसके खिलाफ एक और विचार प्रेजेंट किया जाता है 1857 की क्रांति के खिलाफ, कि आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि उस बाद दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस एंड दिस वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ द नेशनलिज्म, आप कैसे बोल सकते हैं, और उस टाइम पे राष्ट्रवाद की कोई भी धारा नहीं थी, आप कैसे बोल सकते हैं। तो इसके अगेंस्ट एक विचार जो प्रेजेंट किया जाता है वो पता है क्या है, वो है कि रानी की जो झांसी की जो रानी है वो अपने हित के लिए लड़ रही थी, उसी के साथ साथ कोई पेंशन के लिए लड़ रहा है ना, नाना साहब पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, कोई अपने जो उनका जो लोकल रूल है उसको रिस्टोर करने के लिए लड़ रहा है। तो इसका मतलब जो रेबल्स हैं, जितने भी अलग अलग जो रेबल्स के लीडर हैं, वो सब कोई अपने हित के लिए लड़ाई कर रहा था। ये पूरी की पूरी क्रांति कुछ भी नहीं थी, जो लीडर्स जो थे उनका अपना पर्सनल हित को सेटिस्फाई करने के लिए क्रांति हुई थी। बस ये है कि एक साथ हो गई, इसीलिए हमें लग रहा है कि पूरे के पूरे उत्तर भारत में थी ये क्रांति। लेकिन आप उठाइए ना, आप फ्रेंच रेवोल्यूशन को उठाइए, आप अमेरिकन रेवोल्यूशन को उठाइए, यू नेम इट, एनी, किसी भी क्रांति को, रशियन क्रांति को उठाइए, द बोल्शेविक रेवोल्यूशन आप उसको उठाइए 1917 के आसपास, 1989, 1789, 1790 के आसपास आप इसको, ये जो रेवोल्यूशन है दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, यहां पर उठाइए, अलग अलग विभिन्न वर्गों को, अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, पीजेंट्स को, वर्कर्स को, आप सभी को उठाइएगा, अलग अलग वर्ग को उठाइए, सबके अलग अलग हित तो होंगे ना। बस सबके हित अगर एक जगह आकर के मिल जाए, और एक जगह आकर के मिलने के बाद वो एक डिमांड को प्रेजेंट करे या फिर एक फोर्स के अगेंस्ट खड़े हो, वही तो होती है क्रांति, और क्या होगी। आप कैसे बोल सकते हैं कि सबके अलग अलग हित थे, तो हम ये इसको द वॉर ऑफ द नेशनल, द फर्स्ट वॉर ऑफ द नेशनल इंडिया, द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया, द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, इसको नहीं बोल सकते, द फर्स्ट वॉर ऑफ द नेशनलिज्म इसको नहीं बोल सकते, आप कैसे बोल सकते हो उसको। तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है उसमें, है ना। सो देखिए, द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, उसके कारण एंटी कॉलोनियल डिस्कंटेंट जो था वो इंडियंस में धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और ये एंटी कॉलोनियल जो डिस्कंटेंट है ये कैसे हमें दिखाई देता है, ये स्टार्टिंग में हमें जो रिवोल्ट्स विद इन अ पर्टिकुलर एरिया, विद इन अ ट्राइबल बेल्ट हो गया, जैसे सेंथल अपराइजिंग हो गई, भील अपराइजिंग हो गई, खोल अपराइजिंग हो गई, गारो रिवोल्ट्स, खासी, और ऐसे गडकरी रिवोल्ट्स। तो ये जो छोटी छोटी जो रिवोल्ट्स थी, यहां से शुरुआत हुई, और इनकी क्लाइमेक्स, द एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल की क्लाइमेक्स हमें कहां देखने को मिलती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द 1857 रिवोल्ट। ओके, सो इसने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हमें यूनाइट किया, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ अब वापस आइए, द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ओके, नाउ अब हमने एक चीज डिस्कस किया था, जो क्लास के स्टार्टिंग में ही इस व्यू पॉइंट को डिस्कस किया था, चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। दैट इज कि इंडिया इज अ नेशन बट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश एफर्ट, क्योंकि आप देखिए ना, जो सेकंड जो पॉइंट है जो हम लिख रहे हैं, द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, इसी को तो सपोर्ट कर रहे हैं ना, इसी को तो सपोर्ट कर रहे हैं ना वो लोग। पीजे मार्शल जो हिस्टोरियन है वो इसी को सपोर्ट कर रहे हैं ना। रेजिनाल्ड कपलैंड की जो बुक है वो इसी 1945 में जो उन्होंने बुक प्रेजेंट की, वो इसी को सपोर्ट कर रही है ना, इसी विचारधारा को, कि उनका मानना क्या है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन लेकर के आए, एक सेंट्रलाइजेशन लेकर के आए, एक केंद्र सरकार उन्होंने बनाई जो कि दिल्ली से चलती थी केंद्र सरकार। ओके, तो वी एंश्योर्ड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन, और उस यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन के तहत पूरा भारत आता था। इसीलिए आज के दिन आपके अंदर एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है भारत को लेकर के, ठीक है। ओके, उनका यह भी मानना था कि बिकॉज we brought the whole of the India under a political setup, और this ensured political unification, उसके कारण ये नेशनलिज्म भारत में डेवलप हुआ। ओके, हम भारत में इकोनॉमिक यूनिफिकेशन भी लेके आए कि भारत के एक क्षेत्र के लोग, मान लीजिए वहां पर सूखा पड़ेगा तो दूसरे क्षेत्र के लोगों पर असर पड़ेगा। आज के दिन भारत पूरा का पूरा यूनाइटेड है,
भारत में अगर कहीं पर एक जगह कोई संकट आता है, कोई आर्थिक संकट है, कोई भी डिजास्टर है, कोई भी मान लीजिए फ्लड है, ड्रोट है, तो उसका असर दूसरे एरिया पे, दूसरे क्षेत्र पर भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल कुछ समय आई थिंक 2016 2017 में देयर वाज मैसिव ड्रोट इन द महाराष्ट्र, और ये महाराष्ट्र में जो नागपुर बेल्ट है यहाँ पर देयर वाज मैसिव ड्रोट, और उस ड्रोट के कारण जो साइकिल थी, जो ओनियन जो प्याज की जो खेती थी वो पूरी तबाह हो गई थी उस टाइम पे, और जो ओनियन की जो साइकिल थी, ओनियन ग्रोइंग साइकिल थी, वो डिस्टर्ब हो गई। उसके कारण प्याज के जो दाम थे वो लगभग कितने 120, 160, 180 तक पहुंच गए थे। भारत को टर्की से प्याज इंपोर्ट करनी पड़ी थी, और ऐसा ही कुछ 2019 में 19 में हुआ था। और इनफैक्ट अपने इकोनॉमिक सर्वे ने उसको कहा दैट वाज द कोबवेब इन्फ्लेशन, कि ऐसा बार बार इन्हीं में ही क्यों हो रहा है। पल्सिस को लेकर भी उन्होंने कहा था इकोनॉमिक सर्वे में। तो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज द इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द इंडिया। तो उन्होंने कहा कि हम आपके लिए इकोनॉमिक यूनिफिकेशन लेके आए, एडमिनिस्ट्रेटिव राजनीतिक जो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है ये हमारे ब्रिटिशर्स के कारण हुआ। दैट इज वाई द नेशनल कॉन्शियसनेस कि पूरा का पूरा भारत एक है, क्योंकि अगर कोई भी कहीं भी भारत में कोई भी चीज हो रही है तो उसका इंपैक्ट दूसरे लोगों पर पड़ रहा है। दैट इज वाई आपकी भाषा अलग होने के कारण, आपका भेष अलग होने के कारण, आपका धर्म अलग होने के कारण, आप जाति में विभाजित थे, इन सबको भूल करके आप जो एक आइडेंटिटी में बंधे हो, दैट इज द इंडियन आइडेंटिटी, वो हमारे कारण ही बंधे हो, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। इनफैक्ट आई मस्ट से जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे, और उसके बाद आई थिंक एक जैसे एक बुक है द इमेजिन कॉग्निटिव इमेजिन, आई थिंक आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेंबरिंग। सो वो जो बुक है उसमें लिखा, एक राइटर है इंडोनेशियन, उन्होंने लिखा कि जो ब्रिटिश यूनिफिकेशन लेकर के आए थे इंडिया में, और जो ये ब्रिटिश नेशनलिज्म इंडिया में जो डेवलप हुआ था, दैट वाज वी कैन से बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। कैसे कि ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है इसको लेकर के भी आया जा सकता है। लेकर के आने का मतलब क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आप एक नेशनलिज्म, एक राष्ट्रवाद इस आधार पर आए कि वहां पर कोई ना कोई भाषा सेम हो, धर्म सेम हो, कोई जाति सेम हो, कोई ना कुछ सेम होगा, कॉमन एलिमेंट होगा तभी नहीं। राष्ट्रवाद को बिल्ट भी किया जा सकता है। इट इज अ कॉमन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस विच कैन बी बिल्ड। और ब्रिटिशर्स का यह मानना है कि हमने आपको पॉलिटिकल यूनिफिकेशन दिया, जो आपकी जो लाइनें हैं, जैसे इधर मैकमोहन लाइन हो गई, उधर अफगानिस्तान के साथ डूरेंट लाइन हो गई। सो ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसमें एक जो सत्ता जो आई थी, दैट वाज द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। दिस पॉलिटिकल यूनिफिकेशन दैट वाज मेनली द एफर्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। हम जो आपके यहां पर लेकर के आए द कल्चरल, जो उसी के साथ साथ इंटेलेक्चुअल यूनिफिकेशन, मतलब कि हमारी जो प्रेस थी, हमारी जो राइटिंग्स थी, और जो वेस्टर्नाइज्ड जो प्रेस का जो मॉडल था, वो जो इंडिया में आया, उसी से ही तो लोगों में विचारों का आदान प्रदान हुआ। उसी से ही तो जो इंडियन जो मिडिल क्लास थी, वो लोअर को, जो लोअर स्टेटा इन द सोसाइटी, जो आम जन समुदाय था, उनके विचारों को शेप कर पाए, उनके विचारों को इन्फ्लुएंस करके इनको इकट्ठा कर पाए। अगर ये प्रिंटिंग प्रेस और ये अगर कुछ भी नहीं होते तो आप लोग कैसे कर पाते? दैट्स द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। यू कैन से, आप इस पे डिबेट कर सकते हैं बिल्कुल, बट वी मस्ट रिफ्यूट दीज पॉइंट्स। देखिए कैसे हम बोल सकते हैं कि यस उन्होंने किसी हद तक किया, बट एक्चुअली आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी। कैसे? ओके, आपने कहा पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। इनफैक्ट शशि थरूर ने भी अपनी बुक में इस चीज को मेंशन किया। उनका भी आर्गुमेंट है, उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं पॉलिटिकल यूनिफिकेशन लेकर के आए, हमारे यहां पर जो राष्ट्रवाद की भावना है, जो कल्चरल नेशनलिज्म है, वो बहुत पुराना है। और आप जो बोल रहे हैं पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, हमारे यहां पर सम्राट का कॉन्सेप्ट रहा है बहुत पहले से, हमारे यहां पर जम्बू द्वीप का कॉन्सेप्ट रहा है बहुत पहले से। और फॉरगेट अबाउट द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन इन द फिजिकल सेंस, कि ज्योग्राफिकल सेंस, हमारे यहां पर राष्ट्रवाद का कल्चरल और स्पिरिचुअल एंगल भी है। ये एक कॉन्सेप्ट इमेजिनेशन में भी है। आज के दिन आप बोल रहे हैं हमारे यहां पर, तो देखिए जम्बू द्वीप की बात करते हैं, वो है ना, जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते भारतवर्षे एक नगरी थी विख्यात अयोध्या राम की। ये क्या है? फिर ये पॉलिटिकल बाउंड्री जो हम बोल रहे हैं, ये क्या आप लिख के गए हैं क्या? नहीं। तो आप जो बोल रहे हैं, यस आप लेकर के, यू एंश्योर द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन,
बट द थॉट ऑफ द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन वो हमारे इतिहास में पहले से ही प्रेजेंट है, वो हमारे कल्चर में पहले से ही प्रेजेंट है। एंड नॉट जस्ट द फिजिकल कॉन्सेप्ट, बल्कि इसका एक स्पिरिचुअल एंगल भी है, हमारे इमेजिनेटिव कोग्निटिव एंगल भी है इसका। क्योंकि देखिए कालिदास का मेघदूतम, जिसमें वो बादलों को एक संदेश पहुंचाने के लिए बोल रहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जब उनको श्राप मिला कि वो अपनी जो बिलव्ड है, उसके जो उनकी प्रेमिका है, उनसे 1 साल तक मुलाकात नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा कि बादल जाए और जाकर के कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहां पर भी है वो इंफॉर्मेशन, मेरे सुख और चैन की या मेरे मनोस्थिति की इंफॉर्मेशन जाकर के बादल बताएंगे। ये क्या है फिर? ये कैसे पता चला कि ये टेरिटरी यहां से यहां तक पूरा का पूरा ये भारतवर्ष का है? सो यस, यू एंश्योर द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, बट इन अ थॉट, ये इंडियंस के थॉट में बहुत पहले से, इंडियंस के कल्चर में ये बहुत पहले से ही इंस्टॉल्ड है ये दिस थिंग, दैट इज द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। ओके, उनके आर्गुमेंट का एक काउंटर आर्गुमेंट प्रेजेंट हो गया। ओके, नाउ सेकंड आते हैं। क्या आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन लेकर के आए हम, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, चलिए ठीक है, ये दोनों क्लब हो गए एक साथ। ओके, उन्होंने कहा कि वी एंश्योर्ड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। हमने कहा कि आप जो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन की जो बात कर रहे हो, आप देखिए वो जो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन है, यस यू एंश्योर्ड दैट इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, बट द पॉइंट इज दैट ये इकोनॉमिक यूनिफिकेशन मौर्य काल में भी था। ओके, क्योंकि मौर्यंस ने सबसे पहले एक सेंट्रलाइज्ड, आप देखेंगे मौर्यंस का, देखिए अशोका ने कहां से कहां तक, उनके जो शिलालेख है, उनके जो माइनर और द मेजर जो रॉक एडिक्ट है, वो कहां से कहां तक मिले हैं। मेजर और माइनर जो रॉक एडिक्ट है वो दूर दूर तक, यहां तक कि आज का जो अफगानिस्तान वाला एरिया, कंधार वाला एरिया, वहां तक माइनर और मेजर रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, है कि नहीं। और उसी के साथ साथ आप और चीज देखेंगे, गुप्त के टाइम पे देख रही है, गुप्त के जो समय है उस समय तक देखिए, तो गुप्त का जो टाइम है उस टाइम पर भी एक पॉलिटिकल यूनिफिकेशन था। कुछ रीजनल पावर्स थी, उन रीजनल पावर्स ने एक बड़ा राज्य बनाया, एक बड़ा स्टेट बनाया, तो उस टाइम पे क्या आर्थिक यूनिफिकेशन नहीं था क्या? तो ये उत्तर पथ और दक्षिण पथ, ये सब क्या थे? सिल्क रूट के साथ जो इंडिया का जो अटैचमेंट था, वो सब क्या था फिर? वो बताइए आप। यस, यू एंश्योर द इकोनॉमिक यूनिफिकेशन इन द मॉडर्न सेंस, बट हमारा जो इकोनॉमिक यूनिफिकेशन रहा है वो इतिहास में 2-2.5-3 हजार साल पुराना है, वो आज का नहीं है। वो हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम से इकोनॉमिक यूनिफिकेशन है। पूरी की पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में थी, उसमें भी व्यापार प्रमुख थे। और वो कैसे पता चलेगा कि उनमें भी इंटरनल ट्रेड था, एक्सटर्नल ट्रेड तो था ही अदर सिविलाइजेशन के साथ साथ। दोस्तों, ये इस बात से पता चलता है कि उनमें भी इंटरनल ट्रेड था, क्योंकि जो वो मिली हैं, सील्स मिली हैं, जो ब्रिक्स का जो मेजरमेंट है, वो सारे के सारे यूनिफॉर्म है। ये भी इस बात को इंश्योर करता है कि उनमें इंटरनल ट्रेड था, देयर वाज इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। सो आपने जो कहा, यस वी एक्सेप्ट दिस, बट आपने वो थॉट भी सबसे पहले हमें दिया, वो विचार भी हमें सबसे पहले दिया, इस बात को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ एक्सेप्टिंग द थिंग्स। सो यस, द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, उनको आपने इकट्ठा किया, उनको आपने कॉमन किया। सो दीज वर द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। बट जितने भी आपने जो काम किया, आप रेलवे लेके आए, आप टेलीग्राफ लाइन लेके आए, पोस्टल लेकर के आए, जिसके कारण आपने इकोनॉमिक यूनिफिकेशन किया, जिसके कारण पॉलिटिकल, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन था, सारी चीजें, बट वो सारे आपने अपने हित के लिए किया था। अच्छा, आपने कहा प्रेस, आपने कहा कि प्रेस लेकर के आए थे, और उस प्रेस से जो मिडिल क्लास थी, उन्होंने जो निम्न वर्ग थे, उनको इकट्ठा किया। ओके, आप लोग ऐसे कह रहे, ठीक है, वी आर एक्सेप्टिंग दिस थिंग। बट जितने भी प्रेस लेकर के आए थे, आप तो ऐसे प्रेस एक्ट लेकर के आए थे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर के ऐसे आए कि जो भी राष्ट्रवाद की धारा या राष्ट्रवाद की भावना, जहां पर भी आपको लगे कि वहां से राष्ट्रवाद की धारा बह रही है, आपने उसी पे ही उसको कुचलना स्टार्ट कर दिया। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन हो गया? सोम प्रकाश हो गया। सोम प्रकाश, अमृत बाजार पत्रिका हो गई, जिसको रातों रात इंग्लिश में कन्वर्ट होना पड़ा। तो जितने भी अगर आप ये बोल रहे हैं कि आपके कारण प्रेस आया और उस प्रेस से जो भारत में राष्ट्रवाद फैला, तो आपने तो उस प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन लगाए थे। और जितनी भी राष्ट्रवाद की जो धारा है प्रेस के थ्रू, वो तो इंडियंस ने अपने एफर्ट से किया था। ये आपने नहीं किया, वो इंडियंस का खुद का एफर्ट था। दैट वाज द एफर्ट ऑफ द इंडियंस, नॉट योर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? ओके, नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, देखिए, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। नाउ
अभी कुछ समय पहले हमने डिस्कस किया था कि ब्रिटिशर्स का जो इंपैक्ट है ना, वो दो वर्ग पर बड़ा गहरा इंपैक्ट था। एक था पीजेंट्स पे, ओके, पीजेंट्स और ट्राइबल्स एक साइड पे, क्योंकि उनका शोषण हुआ है ना। पीजेंट्स से जो किसान जो थे उनसे रेवेन्यू लिया गया, उनसे लगान वसूला गया, 35-40% जो भी वाया अलग अलग डिफरेंट जो सेटलमेंट्स थे, रेवेन्यू सेटलमेंट्स, कहीं पर परमानेंट सेटलमेंट, कहीं पर रोयतवारी महलवारी सेटलमेंट्स, ओके। इन सेटलमेंट्स के थ्रू ट्राइबल एरिया में उन्होंने जो मॉडर्न जो ब्रिटिश इकोनॉमी थी उसको इंस्टॉल करने की कोशिश की, उनके जमीन हड़पने की कोशिश करी, ओके। बट द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज के उनका मिडिल क्लास के ऊपर भी बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा ब्रिटिशर्स का। वो कैसे प्रभाव पड़ा ब्रिटिशर्स का गहरा, देखिएगा। जो मिडिल क्लास थी वो ब्रिटिशर्स के स्टार्टिंग में सपोर्ट में थे, मिडिल क्लास, है ना, क्योंकि मिडिल क्लास को ये लगता था कि द ब्रिटिशर्स वो हमारे समाज को रिफॉर्म कर रहे हैं, हमारे समाज को बदल रहे हैं और हमारे समाज को सशक्त कर रहे हैं। क्योंकि मिडिल क्लास को एक बात समझ में आ गई थी, जब मिडिल क्लास को वेस्टर्न एजुकेशन मिली तो मिडिल क्लास को एक बात समझ में आ गई कि हम तब तक एक राष्ट्र नहीं बन सकते जब तक कि हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों को अगर हम दूर नहीं करेंगे तब तक एक राष्ट्र नहीं बन सकते। तो तभी आप देखेंगे कि जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी, जिसका आधार स्तंभ 1820 से स्टार्ट हो गया था, जिसके फाउंडेशन और जिसका नींव 1820 से राजा राम मोहन रॉय उसके टॉर्च बियरर रहे थे उस टाइम पे, और इनफैक्ट बोलते हैं हम वहीं से ही नेशनलिज्म की धारा जो है की शुरुआत हुई। तो ये जो मिडिल क्लास थे उसके साथ बाद में ईश्वरचंद्र विद्यासागर आए, केसी सेन आए। सो ये जितने भी जो वो थे मिडिल क्लास जो थे, वो सब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लेकर के क्यों आए थे? वो लेकर के इसीलिए आए थे क्योंकि ब्रिटिशर्स के कांटेक्ट में आने के बाद, वेस्टर्न फिलोसफी, वेस्टर्न एजुकेशन के कांटेक्ट में आने के बाद उनको एक बात समझ में आ गई थी कि हम जब तक भारतीयों को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते, जब तक भारतीय समाज की सर्जरी ना हो, जब तक भारतीय समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बीमारियां हैं, उनको दूर ना किया जाए, अगर हम इसकी बीमारियां और इसकी कुरीतियों को हटाएंगे नहीं तो भारत एक राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता। भारत में जब तक ये कुरीतियां हैं, जातिवाद हो गई, धर्म हो गया, भाषा का आधार हो गया, जब तक ये कुरीतियां नहीं होंगी, ये कुरीतियां नहीं हटेंगी, तब तक भारत एक बड़ा, एक रोबस्ट, जो मजबूत समाज और एक मजबूत राष्ट्र बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए बोलते हैं जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में क्या स्टेटमेंट यूज होता है, इनफैक्ट एनसीईआरटी में भी द स्टेटमेंट इज दैट कि जो अर्ली जो नेशनलिस्ट थे, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे, जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट लेकर के आए, वो कौन थे? वो क्या कर रहे थे? दे वर बिजी इन नेशन बिल्डिंग, है ना। और इसीलिए द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट दैट वाज एसेंशियली, उसका जो आउटलुक था और उसका जो स्वरूप था, दैट वाज द रिफॉर्मिंग द रिलीजन, दैट वाज द रिफॉर्मिंग सोसाइटी, बट एक्चुअली दैट वाज नेशन इन बिल्डिंग। ये मेन पॉइंट था उसका। सो ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी, जिसको मिडिल क्लास लेकर के आया था, जिसमें ब्राह्मो समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, ये सब थे, दीज वर लेड बाय द लिबरल एंड द प्रोग्रेसिव इंटेलेक्चुअल, द मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केसी सेन। और इन्होंने जब समाज को सुधारा, जब समाज को ठीक किया, उसकी सर्जरी की, उसमें जो कुरीतियां थी उसको दूर किया, उसके बाद से ही लोग आपस में एक साथ बैठ करके भारत का सपना देखने लगे। इनफैक्ट आप देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का जो शुरुआत है, हमने क्या कहा कि 1770 से 1850s तक का जो राष्ट्रवाद था, वो फेंट, दैट वाज नथिंग बट द फेंट बिगिनिंग ऑफ द नेशनलिज्म। राष्ट्रवाद पूरे उस पे नहीं था, मतलब पूर्णतः डेवलप नहीं हुआ राष्ट्रवाद, क्योंकि राष्ट्रवाद के दायरे में पूरा का पूरा भारत के जो जन समुदाय थे, अलग अलग पीजेंट हो गए, ट्राइबल्स हो गए, आप लगा लीजिए वर्कर्स हो गए, अलग अलग समाजवादी हो गए, ये जितने भी जो ये सब थे, ये सभी नहीं आए थे। हालांकि समाजवादी तो बाद में आए थे 19th सेंचुरी में, लेकिन सभी के सभी जो अलग अलग आइडियोलॉजी थी वो सभी नहीं आई थी। लेकिन इसकी शुरुआत जो है, शुरुआत कहां से? सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से, which was the faint beginning of the nationalism in the form of the small tribal revolts। उसको थोड़ा सा उसका सोशल बेस बढ़ाने में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने मदद करी थी दोस्तों। दैट वाज द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और ये जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट थी, इसने क्या किया? इसने समाज में दैट इंट्रोड्यूस इन द सोसाइटी ऑफ द इंडिया द पॉजिटिव एलिमेंट्स ऑफ द इंडियन कल्चर, दे वर हाईलाइटेड। उसी के साथ साथ द रैशनल एंड द साइंटिफिक आउटलुक दैट वाज प्रमोटेड। और उसके साथ साथ दे फोर्ट अगेंस्ट द डिविसिव फोर्स इन द सोसाइटी, फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी, जो भारतीय समाज को एक साथ बैठने नहीं दे रहा था।
कास्ट स्ट्रक्चर को कमजोर किया, जेंडर इनइक्वालिटी को कमजोर किया, और जो ऐसी जो कुरीतियां थी, सती सिस्टम, उसको कमजोर किया। सो समाज के जो भी वीक पॉइंट थे उन सबको दूर किया। और वो किसने किया? वो थी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और वो किस कारण आई? वो मिडिल क्लास और इंटेलेक्चुअल्स के कारण। और वो किसके संपर्क में आए थे? प्रोग्रेसिव और लिबरल थॉट्स, वो ब्रिटिशर्स में। सो ये हो गया थर्ड पॉइंट। नाउ अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट के ऊपर दोस्तों। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द रोल ऑफ द न्यू हिस्टोरिकल रिसर्च। देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो वो साइकोलॉजिकल जो गेम था, और साइकोलॉजिकल जो वॉरफेयर, मतलब आप इसको नॉट वी कैन यूज द वर्ड वॉरफेयर, बट जो साइकोलॉजिकल ब्राउ बीटिंग थी वो तो यूज करते थे। वो साइकोलॉजिकल डोमिनेंस स्टैब्लिश करने की कोशिश करते थे। वो किस प्रकार से? बाय ट्विस्टिंग द हिस्ट्री, बाय ट्विस्टिंग द फैक्ट्स रिलेटेड टू द कल्चर, और स्पेशली तो हिस्ट्री को वो लोग ट्वीक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि उन्होंने जब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करना स्टार्ट किया, इनफैक्ट उसको सबसे पहले कहा कि जो इंडिया कभी भी खुद से इंडिपेंडेंट एक स्टेट बना ही नहीं, इंडिया पे हमेशा ही बाहरी जो शक्तियां हैं उन्होंने आकर के अपनी हुकूमत स्टैब्लिश करी है। आप चाहे मध्यकालीन दौर में देख लीजिए, आप इनफैक्ट उस टाइम पे द आर्यन इन्वेजन, जिनका जो ओरिजिन है वो सेंट्रल एशिया और साउथ ऑफ द यूरोप, और ये वाला जो ब्लैक सी और ये जो ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी के आसपास ये वाला ओरिजिन रहा। अंग्रेज और ब्रिटिश जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने द इन्वेजन ऑफ द आर्यन जो इंडिया में आए थे ना ड्यूरिंग द वैदिक एंड द लेटर वैदिक, स्पेशली वैदिक, तो उसका ओरिजिन उन्होंने कहाँ से? सेंट्रल और वो जो साउथ यूरोप के आसपास ये वाला जो एरिया था उससे बताया उन्होंने। दैट वो जस्ट टू शोकेस कि आपके यहाँ पर आने के बाद जो भी सत्ता जिन्होंने स्टैब्लिश करी है वो मोस्टली बाहर के थे। इससे क्या होगा? इससे लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल वीकनेस इंडियंस में जनरेट होगी। इंडियंस में ये सेंस 100% प्रिवेल कर जाएगा, फिर 100% उनके मन में ये बात बैठ जाएगी कि वी आर नॉट कैपेबल रूलर, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है अपने आप को सेल्फ रूल प्रोवाइड करने की, सेल्फ रूल स्टैब्लिश करने की कैपेबिलिटी नहीं है। सो दिस वाज, ये दूर कैसे हुई? जब 1840s और 1860s में नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ द इंडियन हिस्ट्री दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब ये नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ द इंडियन हिस्ट्री ये क्या था दोस्तों? ये जो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, मतलब जो इंडियन हिस्टोरियंस थे उन्होंने अपने विचार प्रेजेंट करने स्टार्ट करिए। उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट किया, और इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ने के बाद उन्होंने इंडिया के इतिहास को पॉजिटिव लाइमलाइट में दिखाना स्टार्ट किया। उन्होंने इस विचार को प्रोत्साहन देना शुरू किया कि हमारी जो इतिहास था वो बड़ा गौरवान्वित इतिहास रहा है। आप उठा करके देखिए हमारे इतिहास को, दैट वाज फिल्ड विद अ सेंस ऑफ सेल्फ प्राइड। उसमें प्राइड, गर्व की भावना हमेशा रही है। लुक एट द टाइम ऑफ द अशोका, लुक एट द टाइम ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, लुक एट द टाइम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, look at the time of the Gupta, that was the golden age, जहां पर हमारे एक्सपोर्ट इतने ज्यादा थे। So when the Indian school of the Indian nationalist school of the Indian history that started to highlight the achievement of the India's historical past, especially the Gupta time, तो उससे इंडियंस के अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड इंस्टॉल होना स्टार्ट हुआ, एक सेंस ऑफ प्राइड आना स्टार्ट हुआ, और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो रिवाइव होना स्टार्ट हुआ। सो दैट वाज द फोर्थ पॉइंट, द रोल ऑफ द न्यू हिस्टोरिकल रिसर्च। नाउ अब हम आगे चलते हैं, दैट द रोल ऑफ द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। दोस्तों इस पॉइंट को हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट द रोल ऑफ द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। लेकिन आप ये देखिएगा 1857 की क्रांति के बाद से ही, आफ्टर द 1857 रिवोल्ट, मिडिल क्लास है, उन्होंने 1857 की रिवोल्ट में भाग नहीं लिया था मिडिल क्लास ने, बिकॉज मिडिल क्लास का ये मानना था जो रेबल्स जो थे वो इंडिया को कहीं ना कहीं पीछे की तरफ धकेल रहे हैं, और जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया के समाज को कहीं ना कहीं आगे लेकर के जाएंगे, क्योंकि द रेबल्स ने दे वांट टू इंस्टॉल द ओल्ड प्राइड ऑफ द मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर की जो ग्लोरी थी उसको वापस इंस्टॉल करना चाह रहे थे। इसका मतलब वो समय में वापस लेकर के जाना चाह रहे थे। तो मिडिल क्लास का ये मानना था कि अगर हमें समय में आगे बढ़ना है, समाज को सुधारना है, अपने देश को सुधारना है, तो हमें पहले सामाजिक सोशल रिफॉर्म्स लेकर के आने पड़ेंगे, और वहां से राष्ट्रवाद की जो धारा है वो डेवलप होनी स्टार्ट होगी। और अभी जो आम जन समुदाय है वो अभी उस चीज के लिए तैयार ही नहीं है।
हमें पहले आम जन समुदाय को तैयार करना पड़ेगा। तैयार करने के बाद आम जन समुदाय जो है वो राष्ट्रवाद की धारा से जुड़ सकता है, अदरवाइज उससे पहले वो जुड़ ही नहीं पाएगा। इसलिए 1857 की क्रांति में आप देखेंगे मिडिल क्लास दूर था 1857 की क्रांति से, मिडिल क्लास। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद से 1850s और 1860s से जो ये जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है दैट अमर्ज्ड इन इंडिया, और एजुकेटेड मिडिल क्लास में जो मेन नाम है जैसे केसी सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दे बिकेम द टॉर्च बियर ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। और इनफैक्ट जब ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी दी दादा भाई नारोजे ने, वहीं से ही लोगों को थोड़ा थोड़ा आभास होना स्टार्ट किया, लोगों को आभास होना स्टार्ट हुआ। और यही थी जो ये न्यू मिडिल क्लास, जिन्होंने लोगों को बताया, जिन्होंने लोगों को समझाया कि आपके साथ क्या हो रहा है एक्चुअली, आपकी जो पैसा है और भारत का जो वेल्थ है वो किस प्रकार से इंग्लैंड जा रही है, जिसके कारण लोगों में एक सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस डेवलप हुई। और वो जो सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस थी वो कलेक्टिव सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस थी कि यार पूरे भारत के साथ ऐसा हो रहा है, पूरे भारत के साथ ऐसा हो रहा है। उस टाइम पे ये नहीं था कि इस पर्टिकुलर जाति के साथ ऐसा हो रहा है, इस पर्टिकुलर धर्म के साथ ऐसा हो रहा है, या इस पर्टिकुलर जो ट्राइबल सोसाइटी है उसके साथ ऐसा हो रहा है, या इस पर्टिकुलर लिंग के साथ ऐसा हो रहा है, नहीं। सो दैट वाज अ कलेक्टिव सेंस ऑफ कॉन्शियसनेस फॉर द होल ऑफ द इंडिया। सो ये एक मेन पॉइंट था, दे बिकेम द टॉर्च बियरर ऑफ द इंडियन नेशनलिज्म। एंड इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है दैट इज द ड्रेन ऑफ द वेल्थ थ्योरी, और जो कि जो मिडिल क्लास, जैसे कि मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया जैसे कि दादा भाई नारोजे हो गया और आरसी दत्त, इन्होंने जो प्रेजेंट की ना द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, उससे लोगों को आभास होना स्टार्ट हुआ कि आप सभी को तो लूटा जा रहा है। यह भी एक पॉइंट था। उसके साथ साथ जो छठा मेन पॉइंट था इन द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया, वो क्या था? द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंटेम्परेरी इंटरनेशनल डेवलपमेंट। दोस्तों, क्लास की शुरुआत में हमने डिस्कस किया अंतरराष्ट्रीय उससे कनेक्ट करके, इंटरनेशनल उससे एंगल से कनेक्ट करके, कि जैसे फ्यूडलिज्म का कोलैप्स हुआ, उसके बाद रूलर्स नेशनलिज्म आया, फिर वो कैसे पीपल्स नेशनलिज्म में कन्वर्ट हुआ, और कैसे वो पीपल्स नेशनलिज्म के बाद वो कॉलोनीज में फैलना स्टार्ट हुआ। तो ये वही पॉइंट है दैट ड्यूरिंग द 19th century was the age of the nationalist transformation in the Europe, or not just in the Europe but in other colonies as well, for example in the colony like America। और वहीं से ही, उसके बाद से ही जर्मन, इटालियन, they fought for their nationalistic unification। और उसके बाद स्पेनिश नेशनलिज्म, अमेरिकन नेशनलिज्म, बाल्कन नेशनलिज्म, these nationalism they inspired India to fight for their national identity। So इसका मतलब the role of internationalism was also there। ये था 6th मेन पॉइंट। नाउ जब हम 7th मेन पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज द रोल ऑफ द इकोनॉमिक फैक्टर। क्योंकि जो मिडिल क्लास है उन्होंने हार्डशिप के बारे में बताना स्टार्ट किया। मिडिल क्लास थी, उन्होंने इंडियंस की जो इकोनॉमिक हार्डशिप है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन है, उसको ऑर्गेनाइज वे में लोगों के सामने प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। जो आम जन समुदाय था उन्होंने भी सोचना स्टार्ट किया कि यस यार, दिस इज राइट दैट वी आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड, और हमें दिखाई नहीं दे रहा। पहले डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू था एक्सप्लॉयटेशन, आज के दिन ब्रिटिश फाइनेंस कैपिटल से है, होम चार्जेस के थ्रू हमारा एक्सप्लॉयटेशन है। सो ये सब किसने प्रेजेंट किया? ये सब भी वही मिडिल क्लास थी जिन्होंने इकोनॉमिक फैक्टर को एक एंगल बना करके ये प्रेजेंट किया कि आप चाहे किसी भी वर्ग से हो, आप चाहे पीजेंट हो, आप चाहे आर्टिजन हो, आप चाहे जमींदार भी हो, इवन आप चाहे रूलर हो, आप चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी का भी हो, आप निम्न वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, कोई भी हो, एवरीवन इज बीइंग एक्सप्लॉयटेड बाय द ब्रिटिशर्स, एंड दैट डेवलप अ कॉमन सेंस ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस अमंग द इंडियंस। सो ये भी एक पॉइंट था दोस्तों। नाउ अब हम आगे चलते हैं, और इसमें मेन भूमिका किसकी रही थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आरसी दत्त, दादा भाई नारोजे, एमजी रनाडे, जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी, एंड दिस शैटर्ड द मिथ ऑफ द ब्रिटिश पैटर्नलिज्म इन इंडिया। ओके, नाउ अब देखिए ये पॉइंट क्या है। याद करिए, हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि जो मिडिल क्लास जो थी उसके ऊपर भी प्रभाव था ब्रिटिशर्स का। दो जगह बड़ा प्रमुख प्रभाव था, एक था ट्राइबल्स और पीजेंट्स के ऊपर, क्योंकि उनका तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। मिडिल क्लास जो थे वो ब्रिटिशर्स के रूल को ठीक मानते थे कि ब्रिटिशर्स का जो रूल है वही इंडिया को आगे की तरफ लेकर के जाएगा। सो दिस वाज, ये ब्रिटिशर्स भी इस बात को प्रमोट करते थे थ्रू देयर थ्योरी ऑफ, वो क्या थी, व्हाइट मैन्स बर्डन, उनका जो कॉन्सेप्ट और थ्योरी उसके थ्रू, और ब्रिटिश प्रोविडेंशियल मिशन।
व्हाइट मैन बर्डन के कॉन्सेप्ट के ब्रिटिशर्स क्या प्रोपोगेट करते थे इस वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू? वो ये कहते थे इस वाले कॉन्सेप्ट के थ्रू कि व्हाइट मैन को ऊपर वाले ने, जो हम हैं गोरे व्हाइट मैन, व्हाइट चमड़ी वाले, क्योंकि उनका समाज, उनकी राज्य व्यवस्था, जो उनकी सरकार है, जो राज्य व्यवस्था, उनका पॉलिटिकल सेटअप, ये जो ढांचा है, वो जो ओल्ड सिविलाइजेशन है, जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया हो गया, इन सब से ज्यादा विकसित हो चुका है। और जो अफ्रीका, जो न्यू वर्ल्ड है, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, जो साउथ अमेरिका है आज का, इन सब से ज्यादा विकसित हो चुका है वो। तो इसीलिए ये हम गोरों का बर्डन बनता है कि हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को पूरे संसार में फैलाएं। दिस इज द व्हाइट मैन बर्डन। और ये जो है, ये हमारा मिशन है, ऊपर वाले ने हमें सौंपा है। दिस इज द ब्रिटिश प्रोविडेंशियल मिशन। और ब्रिटिश, जो इंडिया में जो मिडिल क्लास और जो इंटेलिजेंसिया था स्टार्टिंग में, वो इस बात पे मानता था। इनफैक्ट आप देखेंगे द अर्ली फेज ऑफ द नेशनलिज्म, आप जो अर्ली फेज है कांग्रेस का, आफ्टर जब कांग्रेस का गठन हुआ, पहले ड्रेन ऑफ 1857 की क्रांति से पहले जो नेशनलिज्म था वो कैसा था? देखिए, लेट मी शो यू। 1857 की क्रांति से पहले जो नेशनलिज्म था, लेट मी शो यू। देखिए, 1770 से 1850 तक that was the faint beginning of the nationalism, and that was in the form of the tribal revolts, that was in the form of the peasants revolt, छोटे एरिया में, स्मॉल एरिया में, ओके। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि that was the nationalistic awakening throughout the India, है ना? नहीं, छोटे एरिया में थी, but still we say कि that was nothing but the faint beginning of the nationalism, okay? That was the faint beginning, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, 1857 की रिवोल्ट को ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने तो उसको कहा कि यार ये तो सिपोही म्यूटनी थी, एंड दिस वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस, और जो थी दैट वाज नॉट द नेशनलिज्म, वो नेशनलिज्म नहीं था। बट एक्चुअली में हम देखें तो उसका जो स्केल था उस रिवोल्ट का, वो बड़ा मैसिव था। एंड वी कैन से कि उस टाइम पर भी जो नेशनलिज्म की धारा थी वो धीरे धीरे परकोलेट होनी स्टार्ट हो रही थी। नाउ 1885 से 1905 तक हम बोलते हैं मॉडरेट फेज ऑफ द नेशनलिज्म। अब ये जो मॉडरेट फेज ऑफ नेशनलिज्म है, ये क्या था, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद से चलते हुए 1870, 75, 80 तक आते आते द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, वो इंटेलिजेंसिया था, उन्होंने लोगों को ये प्रमोट करना तो स्टार्ट कर दिया था, लोगों को ये बताना स्टार्ट कर दिया था कि दस यस यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड व्हिचएवर द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यू मे बिलोंग टू, भले आप पीजेंट हो, आर्टिजन हो, ट्रेडर्स हो, वर्कर्स हो, कोई भी हो, एवरीवन, इनफैक्ट जमींदार हो गया, एवरीवन यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, ओके, वन वे और अदर, आपको भले ही दिखाई ना दे रहा हो, बट यू आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बिकॉज ओवरऑल द वेल्थ ऑफ इंडिया दैट इज बीइंग ड्रेन्ड आउट, है ना? जब इंडिया की वेल्थ को ही निकाला जा रहा है तो आप बच सकते हो क्या उससे? नहीं। बट उनका शुरुआत में ये मानना था कि अगर हम अंग्रेजों के साथ रहते हैं तो ये सामाजिक सुधार भी लेकर के आएंगे, जैसे कि लेकर के आए हैं, और उसी के कारण हमारा समाज इकट्ठा हो सकता है। तो शुरुआत में जो इंटेलिजेंसिया था, जो मिडिल क्लास था, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास था, वो मॉडरेट फेज ऑफ नेशनलिज्म को प्रीच कर रहे थे। और उनका ये मानना था कि अभी जो समाज है वो तैयार नहीं है, अभी जो जन समुदाय है वो तैयार नहीं है, उन तक राष्ट्रवाद की धारा पहुंच नहीं पाएगी, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो राष्ट्रवाद को पचा सके, राष्ट्रवाद के कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में विजुअलाइज कर सके और एक भारत के बारे में सोच सके, बिकॉज दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट, दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। अब ये बटे हुए हैं। पहले इनका ये समाज में जो कुरीतियां हैं, पहले इसको दूर करो। इन सबको दूर करने के बाद समाज इकट्ठा होगा और समाज वाज एबल टू एप्रिशिएट द वेव ऑफ नेशनलिज्म। और वो जो धारा होगी ना राष्ट्रवाद की, तब समाज जाकर के उस राष्ट्रवाद की जो धारा है उसके साथ न्याय कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। उस राष्ट्रवाद की धारा को समाज बीच में ही छोड़ करके आगे बढ़ जाएगा और टुकड़ों टुकड़ों में फिर से विभाजित हो जाएगा। सो दैट वाज द मॉडरेट फेज ऑफ द नेशनलिज्म, जिसका जो बेस था, जो सामाजिक, जो सोशल बेस था, वो इतना ज्यादा नहीं था। बस कुछ एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, 2, 3, 4, 5% मिडिल क्लास थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास। और उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करो, और ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करेंगे ये समाज सुधारेंगे। प्लस ब्रिटिशर्स में जो लोअर एडमिनिस्ट्रेशन पे है ना, जो लोग हैं वो करप्ट हैं। अगर आवाज उठाई जाए और हायर एडमिनिस्ट्रेशन से गुहार लगाई जाए, और जो पावर है, सत्ता में है, उनसे गुहार लगाई जाए, तो ये लोग ऊपर से रिफॉर्म लेकर के आएंगे प्रशासन में, और नीचे जो करप्शन है वो भी ठीक हो जाएगा। समाज को भी सुधारेंगे, राज्य व्यवस्था को भी सुधारेंगे, और उसके थ्रू नेशनलिज्म आएगा, फिर सोशल बेस बढ़ेगा, वो सही रहेगा। दैट वाज द मॉडरेट फेज ऑफ द नेशनलिज्म। लेकिन मॉडरेट फेज ऑफ नेशनलिज्म
जब 20 साल हुआ उसके बाद से धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म आना स्टार्ट हुआ। कुछ जो मिडिल क्लास थे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको ये बात समझ में आ गई थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो राष्ट्रवाद की धारा को कुचलेंगे 100%। और ये बात कंफर्म हो गई जब बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बंगाल वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सो कम्युनल एंगल से उसको डिवाइड किया, विभाजित करने की कोशिश करी उन्होंने। दैट वाज द क्लियरली मैनिफेस्टेशन ऑफ द फैक्ट एंड दैट वाज द क्लियर प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो राष्ट्रवाद की भावना को तोड़ना चाह रहे हैं। और फिर उसके बाद जो एक्सट्रीमिस्ट जो लीडर्स थे उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रवाद को आगे की तरफ लेकर के जाना है तो हमें जन समुदाय को साथ में लेकर के आना पड़ेगा। वी नीड टू इंक्रीज द सोशल बेस ऑफ दिस नेशनलिज्म। और ये जो सोशल बेस है नेशनलिज्म का, उसके बाद जब महात्मा गांधी जी आए 1915-16 में, जब वो आए यहाँ पर इंडिया में, तो जब BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उस टाइम पे मदन मोहन मालवीय जी जब स्पीच दे रहे थे, तो वहां पर जब उनको मंच में बुलाया गया तब उन्होंने कहा दैट वी नीड टू इंक्रीज द सोशल बेस, वी नीड टू इंक्लूड द पीजेंट, वी नीड टू इंक्लूड द मासेस, वी नीड टू इंक्लूड ईच एंड एवरीवन। इस राष्ट्रवाद की धारा में हमें सबको, इस आजादी की लड़ाई में हमें सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। डोंट थिंक लाइक दैट द मास डोंट हैव द कैपेसिटी। अगर उनके अंदर कैपेसिटी नहीं है तो आप डेवलप करिए और उनको राष्ट्रवाद की धारा में लेकर के आइए, क्योंकि जब तक ये राष्ट्रवाद की धारा में नहीं आएंगे, देश के साथ एक अटैचमेंट नहीं होगा, तब कैसे होगा? जब भविष्य में जब कारगिल होगा, 1971 होगा, 1961 का वॉर, 65 का वॉर होगा, चाइना के साथ संघर्ष होगा, तब हम सारे के सारे कैसे बोलेंगे कि हम सब भारतीय एक हैं और हम एक्सटर्नल एग्रेशन के साथ खड़े हुए हैं? ये होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो गांधी जी ने उसके बाद समाज के सोशल बेस को बढ़ाया, उसके राष्ट्रवाद के सोशल बेस को बढ़ाया। और ये जो था ये इंडियन नेशनलिज्म और द गांधीयन फेज ऑफ नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद था, उसमें गांधी जी ने सबसे पहले पीजेंट्स को जोड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि गांधी जी जानते थे सबसे बड़ा सोशल बेस पीजेंट ही है। फिर उसके बाद धीरे धीरे 1920s तक आते आते 1920s में राष्ट्रवाद की धारा में जो दलित वर्ग था और जो पिछड़े वर्ग थे उनको भी ऐड करना स्टार्ट किया। 1930s में जब पूना पैक्ट साइन हुआ उसके बाद गांधी जी ने एंटी इंडिया अनटचेबिलिटी लीग का निर्माण किया। गांधी जी ने गांव-गांव में जाकर के और जगह जगह हर जगह जाकर के दलित जो समाज था उसके अपलिफ्टमेंट के लिए गांधी जी ने काम किया, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि ये एक कमजोर कड़ी है जिसको ठीक करना आवश्यक है। जो कम्युनलिज्म था जिसके बीज बो चुके थे अंग्रेज, उसको तो रोक नहीं पा रहे हैं, एटलीस्ट इसको तो रोकना चाहिए। ये जो हिंदू समाज है इसको तो यूनाइट कर दें अपन। और उसके बाद जो समाज जो नेशनलिज्म का जो सोशल बेस था उसको बढ़ोतरी मिली, उसको बढ़ाया गया। कहां? फेंट बिगिनिंग ऑफ द नेशनलिज्म से शुरू हुए थे हम, स्मॉल रिवोल्ट्स एंड स्मॉल रिबिलियन से। उसके बाद 1857 की क्रांति, उसके बाद मॉडरेट फेज ऑफ द नेशनलिज्म जो 4-5% लोगों तक पहुंचा था। फिर उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज ऑफ द नेशनलिज्म जिससे सोशल बेस और बढ़ा। फिर उसके बाद गांधीयन फेज ऑफ नेशनलिज्म आया, जिसके कारण जो समाज जो राष्ट्रवाद की जो धारा थी, अपने देश से जो लगाव और अटैचमेंट की धारा थी, जो एक भारत का जो सपना था, एक जो विजन था, वो लगभग 60-70% लोगों में पहुंचा। धीरे धीरे करते हुए जब उसमें वर्कर्स भी ऐड हो गए, 1920s के बाद जो निम्न वर्ग था वो भी ऐड हो गया। उसके बाद जो दलित समाज और जो ST समाज वो भी उसमें ऐड होना स्टार्ट हुआ। तब जाकर के 80-90% जो लोग हैं 1930s 1940s तक आते आते 80-90% जो लोग हैं भारत के, वो भारत के राष्ट्रवाद से जुड़ चुके थे। That was the contribution of Mahatma Gandhi ji, and the culmination of this is the 1942 Quit India movement. जिस टाइम पे जिसको कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों को भी द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लेकर के आना पड़ा, जिसके तहत पहले ही मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया उठा करके, क्योंकि वो जानते थे कि इस टाइम पर विद्रोह है जो बहुत बड़ा होगा। सो नाउ अब हम आगे चलते हैं और जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखते हैं। नाउ the next important point is the role of the reactionary policy of the Lord Lytton. देखिए, लॉर्ड लिटन का जो दौर था, स्पेशली 1878, 1879 और 1880s के आसपास, इनको बोलते हैं द एनिमी ऑफ इंडिया, लॉर्ड लिटन। और इनकी जो पॉलिसी थी वो थी एंटी इंडिया और एंटी पीपल। उनका जो एटीट्यूड था, हिज एटीट्यूड वाज वेरी स्ट्रॉन्ग इंपीरियलिस्टिक एटीट्यूड। और उनकी पॉलिसी क्या थी? वो इंडियंस को हर जगह से एक्सक्लूड करना चाह रहे थे, हर सत्ता के पोस्ट से, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट से। फॉर एग्जांपल
जो उन्होंने रिड्यूस कर दिया क्या, द मैक्सिमम एज ऑफ द सिविल सर्विस देयरफॉर रिड्यूस फ्रॉम द 21 टू 19। और जो पेपर होगा वो भी कहाँ होगा, इंग्लैंड। ये तो वही बात होगी कि फॉर्म भर रहे हैं और फॉर्म की फी कितनी है, 10 लाख रुपए। आप इंग्लैंड में पेपर देने के लिए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा ना। आपने एज भी रिड्यूस कर दी प्लस पेपर भी इंग्लैंड में होगा, तो आप तो इनडायरेक्टली यही चाह रहे हैं ना कि इंडियंस जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आ ही ना पाए। उनकी और भी कुछ थी, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हो गई, आर्म्स एक्ट हो गई, कि इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कीप द आर्म्स, इंडियंस नहीं रख सकते। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के लोकल लैंग्वेज में जो भी अखबार होंगे, प्रिंटिंग मशीन होगी, उसको हम बंद कर देंगे अगर वो सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेगी तो। सेडिशन का कानून लगाकर उनको जेल में डाल देंगे। और फिर 1945 में आप बाद में बोल रहे हो कि ये तो जो भारत में जो नेशनलिज्म है और भारत में जो राष्ट्रवाद है और इंडिया एक नेशन बन पाया, दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द एफर्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। और बोले पूछे कैसे, बोला कि वी बोर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, कल्चरल यूनिफिकेशन, सोशल यूनिफिकेशन, वो ब्रिटिशर्स के कारण आया, क्योंकि हम आपके यहाँ पर प्रेस लेकर के आए। अरे आपने तो प्रेस को रेस्ट्रिक्ट किया था, जो भी उसमें कार्य किया वो तो हमने किया है, वो तो इंडियन जो नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने किया था। उन्होंने अपने पैम्फलेट और पर्चे बांट बांट करके किया था। आप तो रोकना चाह रहे थे, उसको कंट्रोल करना चाह रहे थे। और प्रेस जो इंट्रोड्यूस किया वो तो समय की डिमांड थी। आज के दिन अगर कोई बोले कि हमने इंटरनेट लेकर के आए, टावर लेकर के आए, हमने टावर लगाए हैं और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और ये जो इजी मोबाइल कम्युनिकेशन है, इसके कारण देश का यूनिफिकेशन हो, अरे भैया वो तो समय की डिमांड थी। ये तो हर जगह है, सूडान में भी है जहां पर सिविल वॉर है, यू नेम इट, एनी कंट्री। सो दीज वर द मेन पॉइंट्स। नाउ उसी के साथ साथ द रोल ऑफ द लिबरल पॉलिसी ऑफ द लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन उसके बाद आए थे, लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन आए। तो लॉर्ड रिपन की भी जो लिबरल पॉलिसी थी, उन्होंने भी इंडियंस की आंख खोलनी स्टार्ट की। कैसे? पहले बात तो उन्होंने आते ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया, बिकॉज ही वाज सेंट टू पैसिफाई इंडियंस, कि जाकर के शांत करिए। लॉर्ड लिटन ने जो है वो धो दिया इंडियंस को, जाकर के शांति उनको पैसिफाई करिए, कहीं 1857 की क्रांति जैसा विद्रोह फिर से दोबारा से ना हो जाए। तो उन्होंने आने के बाद ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको हटा दिया। उन्होंने एजुकेशन एडवांसमेंट के लिए उन्होंने स्टेप्स लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को ठीक करने के लिए स्टेप्स लिए, लोकल गवर्नमेंट को इंस्टॉल करने के लिए और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसको सब्जेक्ट वो देने स्टार्ट किए, उसको प्रमोट किया। हंटर कमीशन लेके आए एजुकेशन के लिए, एंड दैट वाज एम्ड एट द प्रोग्रेस ऑफ द प्राइमरी एजुकेशन, के हम इंडियंस को एजुकेशन भी देंगे। इल्बर्ट बिल लेकर के आए। अब ये इल्बर्ट बिल की क्या कंट्रोवर्सी थी, दैट वाज ड्राफ्टेड ड्यूरिंग हिज टाइम, और ये लॉर्ड रिपन के टाइम ही ड्राफ्ट किया गया था। इल्बर्ट बिल में कुछ ऐसे था, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अंग्रेज भी इंडिया में काफ़ी आ गए थे ना, तो अंग्रेजों को भी अगर मान लीजिए दो अंग्रेज की कोई डिस्प्यूट हो गया और वो न्यायपालिका में जाए, तो न्यायपालिका में जो न्यायाधीश होंगे वो भी लेट अस सपोज के ब्रिटिशर है पहले, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब जजों की संख्या में संकट आने लगा, मतलब जज कम पड़ने लगे, तो ये इल्बर्ट बिल लेकर के आए कि इंडियंस को भी आप जज बनाइए। अगर दो ब्रिटिशर्स का आपस में डिस्प्यूट है तो इंडियन जज हो सकता है। पहले क्या था कि दो ब्रिटिशर्स के डिस्प्यूट है, दो ब्रिटिश ऑफिशियल्स के डिस्प्यूट है जो इंडिया में है और जो यूरोप से काम करने आया हुआ इंडिया में, अगर उनमें कोई भी डिस्प्यूट है तो एक ब्रिटिश वो होना चाहिए जज। लेकिन इस इल्बर्ट बिल में क्या कहा कि उनका अगर कोई भी मुद्दा है तो उसमें जो जज है वो इंडियन भी बन सकता है। तो इसके खिलाफ ब्रिटिशर्स जितने भी ऑफिशियल जो इंडिया में थे, उन्होंने अपनी आवाज हुई, उन्होंने एक संगठन बनाया, उन्होंने एक कमेटी बनाई, और जो लॉर्ड रिपन थे उनको प्रेशराइज किया, उनको दबाया गया। इंग्लैंड तक में उनके खिलाफ लेटर लिखा, और वहां से फिर यहाँ पर जब उनके पास प्रेशर आया तब उन्होंने इल्बर्ट बिल में चेंजेस लेकर के आए, और इल्बर्ट बिल को कुछ इस तरीके से उन्होंने बदल दिया कि जो इंडियन जज तो बन सकता है लेकिन वो डिसीजन देगा जूरी के बेसिस पर, और जूरी में यूरोपियंस की मेजोरिटी थी। मतलब मान लीजिए 5 जूरी के बेसिस पर ही जज डिसीजन देगा। मैं बैठा हुआ हूं, इंडियन हूं, लेकिन मेरा डिसीजन कौन है, मैं इन 5 लोगों से पूछ करके बताऊंगा कि आपकी मेजोरिटी क्या कह रही है, बताइए इस केस में। और इसमें सारे के सारे कौन है, मेजोरिटी किसकी है, इसमें ब्रिटिशर्स की मेजोरिटी है। तो आपने तो अल्टीमेटली उसको नलीफाई कर दिया ना। और ये प्रेशर सरकार के ऊपर कैसे डाला, ये सरकार के ऊपर प्रेशर ब्रिटिशर्स ने यूरोपियन डिफेंस कमेटी का गठन किया, और जब इसके थ्रू प्रेशर आया जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तब उन्होंने इल्बर्ट बिल को चेंज किया। तब इंडियंस को यह आभास हुआ कि अगर हमें कोई भी डिमांड प्रेजेंट करनी है तो हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा, एक ही रूप में संगठित होना पड़ेगा, एक ही जगह संगठित होना पड़ेगा, एक प्लेटफॉर्म पे। और उसके बाद कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। कांग्रेस का गठन उसके बाद हुआ दोस्तों 1885 में।
सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर द नेशनलिज्म। ये था द राइज ऑफ द नेशनलिज्म चैप्टर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दैट्स ऑल फॉर द सेशन फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।